तो ये है आपका पार्ट 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और जानेंगे कि क्यों हम एसआई सिस्टम को प्रिफर करते हैं ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो तरीके की होती है, एक आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी आपकी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, तो ये मेरे पास एक ब्लॉक आ चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कलर क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं। और अगर मैं आपसे इसका मैस के बारे में पूछूं, इसका मैस, तो आप इजीली बता सकते हैं। और अगर मैं आपको इसकी ओडर के बारे में पूछूं, ओडर मतलब स्मेल, कैसी खुशबू आ रही है इसमें से, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज जिसमें मुझे इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इजीली इसको देख के बता सकता हूँ कि इसका कलर कैसा है, इसका वेट मैस कैसा कितना है इसका, या इसका ओडर कैसा है इसका। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को मैं इजीली बता सकता हूं बिना इसको कुछ चेंज करे, बिना इसमें कुछ केमिकल चेंज करे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉम्पोजिशन कितना है, मतलब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स से, कौन कौन से एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना है, तो इजीली आप उसको देख के नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रिएक्टिविटी क्या क्या होगी, अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा या इसको बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा या मैं इसको जलाऊंगा, तो इसमें इनमें से कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, तो इजीली आप इसको देख के ऐसे नहीं बता सकते। फिलहाल अभी तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, बाद में क्या पता आगे हो सके, लेकिन फिलहाल ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जिनके लिए मुझे इसमें कुछ केमिकल चेंज करने पड़े, मतलब इसकी आइडेंटिटी को मुझको चेंज करना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज आपके पास हो गई, एक आपके पास होगी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी आपके पास होगी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब जिसमें हम इजीली इसको देख के बता सकते हैं बिना इसको, इसमें कोई बिना चेंज करे हुए, सीधा हम देख के बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है, इसका वेट कैसा है, इसका वेट क्या है, इसके ओडर क्या क्या है, इस तरह की प्रॉपर्टीज। और अगर मैं बात करूं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसको मैं जलाऊंगा, इसको मैं जलाऊंगा तो क्या कौन से इसमें से गैसेस निकलेंगी, या इसकी एसिडिटी क्या है, इसका पीएच वैल्यू क्या है, तो इसके लिए मुझे इसमें थोड़े बहुत केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, इसमें थोड़े बहुत मेरे को रिएक्शंस करानी पड़ेंगी, तब जाके इसको मिलेंगे। तो ये आपके होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही है जिसमें आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी कि कौन कौन सी फिजिकल होती है और कौन कौन सी केमिकल होती है। तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको भी हम लोग दो सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा आपका होता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो आप इजीली ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको मेजर करना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि कोई आपकी फेवरेट डिश है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा खुशबू को मेजर करो, तो आप खुशबू को तो मेजर नहीं कर सकते। या फिर कोई आपके पास कोई बल्ब है, कोई लाइट है, तो मैं बोलूँ उसकी इंटेंसिटी कितना तेज है वो बल्ब, या कितना डिम है, उसको मेजर करो, तो उसको मेजर करना हम लोग इतना इजी नहीं होता उसको मेजर करना। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिनको हम लोग इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते, उनको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उस चीज की क्वालिटी है। ठीक है, उस चीज की क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी रूम का एरिया को मेजर करो, या फिर उसकी हाइट को मेजर करो, या लेंथ को मेजर करो, या वॉल्यूम डेंसिटी, इस तरीके की प्रॉपर्टीज को अगर आप, मैं बोलूं मेजर करो, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं उसको। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हमको एक क्वांटिटी मिल जाता है, हमको एक नंबर मिल जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं तो उसमें आप नंबर नहीं देख सकते कि इसकी लेंथ या इसकी खुशबू 10 है, या इसकी या फिर इसकी जो चमक है वो 25 है। इस तरीके से आप उसको नहीं दे सकते। लेकिन मैं अपने बात करूं क्वांटिटेटिव की, तो आप इजीली उसमें क्वांटिटी बता सकते हैं, मतलब अगर इसकी हाइट कितने मीटर है या इसका एरिया कितने मीटर स्क्वायर है, इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं। तो ये आपका दोनों में फर्क होता है। तो अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे पास यूनिट्स नहीं होते तो हम किसी भी चीज को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले के टाइम पर क्या होता था आपका, पहले के टाइम मतलब 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप किसी एक कंट्री में हो तो आपकी अलग सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो होगी, अगर आप दूसरी कंट्री में हो तो आपकी अलग सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो होगी। जैसे आप फ्रांस में चले जाओ तो आपको फिर वहां पर मैट्रिक सिस्टम देखने को मिलेगा, आप अगर ब्रिटेन में चले जाओ तो आपको इंग्लिश सिस्टम देखने को मिलेगा, और अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओ तो आपको दूसरा सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता था, इससे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते थे कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको अलग अलग यूनिट्स देखने को मिलती थी। एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर क्या करा,
उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सब कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट निकाला जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो होगा। उसी को हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो वो जो आपका एसआई सिस्टम है, जब वो आया तो उससे क्या हो गया, आपका जो यूनिट्स है वो बिल्कुल फिक्स हो गई कि पूरा आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो यही यूनिट्स आपको फॉलो करनी है, जो हम अभी भी फॉलो करते हैं। तो अब उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। जो आपका एसआई सिस्टम होता है इसमें टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इनको हम लोग बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। इसमें आपका सबसे पहला यूनिट होती है लेंथ, फिर आपका होता है मैस, फिर आपका होता है टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर आपका लुमिनस इंटेंसिटी। इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ के नाम आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे आपका लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आपका थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नाम भी आपने सुना होगा जब अपने 10th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इनकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है, लेंथ की होती है मीटर, मैस की आपकी होती है किलोग्राम, टाइम की होती है आपकी सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की होती है आपकी एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की होती है आपकी केल्विन, इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। फिर आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं। तो इसको हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, मोल के बारे में इसी चैप्टर में। फिर आपका होता है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी आपकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला। तो ये आपकी होगी टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स, इनको हम लोग बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन 7 यूनिट्स के अलावा हमारे पास जितने भी बाकी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं या डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि वो इन्हीं सब से मिल करके बनी होती है। आप सिंपली इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके, मतलब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इजीली बाकी यूनिट्स को इजीली डिराइव कर सकते हो, तभी हम उन यूनिट्स को डिराइव यूनिट्स भी बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मैस और वेट के डिफरेंस की, क्योंकि अभी हमने जो जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी 7, तो उनमें से आपको कुछ का मतलब बताया था मैं। जैसे आपका मैस होता है और एक आपका वेट होता है, तो दोनों में आपको फर्क बताया था मैं क्या होता है। तो जो आपका मैस होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन सब्सटेंस। किसी भी चीज में, किसी भी बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट है मैटर का, उसको हम बोलते हैं मैस। और जो आपका वेट होता है उसमें मैस को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो जो आपका वेट होता है, जो आपका वेट होता है वो आपका होता है मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो आपको ध्यान रखना है मैस में खाली आपका क्या होता है, एम आता है, लेकिन जो वेट होता है आपका उसमें आपका मल्टीप्लाई करते हैं मैस को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये आपका दोनों में फर्क होता है। मैस जो होता है आपका खाली क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट है मैटर का, उसको हम लोग बोलते हैं मैस। तो इससे एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि जो मैस आपका होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो आपका मैटर का अमाउंट है वो तो आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आपका वेट होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपका जी जो है वो चेंज होता है। अगर आप किसी जगह पर जाएंगे, थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाएंगे तो आपकी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप पोल पे जाएंगे, इक्वेटर पे जाएंगे, तो अभी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि जी की वैल्यू कब कब आपकी चेंज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसकी वैल्यू कब कब चेंज होती है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से आपका जो वेट होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता है। आपका प्लेस टू प्लेस वेट चेंज होगा, लेकिन जो आपका मैस है वो आपका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें आपका अमाउंट ऑफ मैटर आता है, ठीक है, उसमें जी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये तो बात होगी वेट और मैस की। तो अब आपको एक और बात बताता हूं, जो आपका टेम्परेचर होता है उसको हम लोग जनरली सेल्सियस में नापते हैं, आमतौर पर सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन जो हम केमिस्ट्री की जब हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग सेल्सियस के अलावा एक और यूनिट का भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं केल्विन। तो उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको सेल्सियस में कोई चीज गिवन हो और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल रिलेशन में दे रहा हूं आपको, यहां पर आपको पता भी होगा, आती भी होगी, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये जो आपका रिलेशन है, इससे आप कोई भी चीज जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आपको केल्विन में दिया हो उसको आप डिग्री सेल्सियस को में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल रिलेशन है, आपको आता भी होगा। तीसरी यूनिट है जो हम यूज करते हैं, बेसिकली जनरली यूज करते हैं, वो आपका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इसको चेंज करने का जो आपका रिलेशन होता है वो आपका होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है 32 से। तो ये जो आपका रिलेशन होता है इससे आप फ़ारेनहाइट को, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा इसका उल्टा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कैसे करना है, फिर आप ये खुद कर लेना, ठीक है। मैं वो करके दिखाता हूँ कैसे करना है। आप लोगों को पता है कि जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 36.9, उसको हम लोग 37 मान लेते हैं। तो आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मैं 37 डिग्री मान रहा हूँ, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस मान रहा हूँ। तो अब मैं इसको जरा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कितना आपका आएगा। तो मैं यहाँ पर आपका कन्वर्ट कर देता हूँ इसको 9/5 इंटू 37 प्लस 32। तो ये लगभग आपका जो है लगभग वो आएगा आपका 98.6 आ जाएगा, आपको 98.6 आ जाएगा आपका लगभग, ठीक है। तो इससे हमको पता लगता है जो हमारा थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर तो उसमें जो रीडिंग आती है वो आपका सेल्सियस में नहीं होती है, वो आपकी फ़ारेनहाइट में होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है, जो आपका थर्मोमीटर होता है उसमें रीडिंग जो आती है आपकी, जो आपको जब कभी बुखार होता है या आप बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो कैसे पता लगता है आपको, वो जो आपकी 103, 104, 102 जो भी आपका आता है वो टेम्परेचर वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमने कुछ कॉमन जो लोगों को कंफ्यूजन रहती, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कॉमनली, ये कॉमन कंफ्यूजन, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, कॉमन कंफ्यूजन रहती है कि मैथ्स और वेट में किसको नहीं पता होता है, और जब आपको कन्वर्जेंस होते हैं ये आपको आना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कभी कभार। तो ये आई होप क्लियर होगी। केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन लेवल पर डील करते हैं। तो इनका जो आपका मैस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इनको हम लोग आमतौर पर ऐसे अगर लिखने बैठेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल सुबह ही हो जाएगा। अगर हम 0.00000 ऐसे लिखना बैठेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। जैसे आपको पता है अगर हम इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है, आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये तो इतना ज्यादा छोटा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 9.1/1000 कितने जीरो 31 बार जीरो, तो मेरे ख्याल से सुबह हो जाएगी, ये तो बोर्ड से पार चल जाएगा। तो इन पावर्स को समेट के एक जगह पर लिखने के लिए हम लोग प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पावर्स आपकी होती हैं इन सब पावर्स को समेट के, इतनी सब बड़ी पावर्स को समेट के एक जगह पर लिखने के लिए हम लोग प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपके प्रीफिक्सेस होते हैं ये इन पावर्स को बोलते हैं हम, जो बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद पहले हम लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर उसके बाद हम 10 की पावर में कुछ नंबर लिख देते हैं। तो ये जो आपका नंबर होता है इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो ये आपका कोई सा भी नंबर हो सकता है, माइनस में हो सकता है पावर, प्लस में हो सकता है पावर, आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो अब इन प्रीफिक्सेस थोड़े से कॉमन जो प्रीफिक्सेस हम लोग जनरली यूज करते हैं केमिस्ट्री में, उनको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे आपके कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस जो आप यूज़ करते हैं जनरली। तो इनमें से आपने कुछ का तो नाम सुना होगा, जैसे आपने किलो का नाम सुना होगा, किलो, मेगा नाम सुना होगा आपने, गीगा नाम सुना होगा आपने, और अगर नेगेटिव पावर्स की बात करें तो उसमें आपने माइक्रो का नाम ज़रूर सुना होगा, मिली का नाम सुना होगा, नैनो का नाम सुना होगा, पिको का नाम सुना होगा। तो ये जो पावर्स हैं आपको इनको एक बार आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत यूज़ होंगे केमिस्ट्री में। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इन पावर को आप याद कर लीजिए। तो जब बात आती है आपके मेजरमेंट की, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके एरर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। किस तरह के एरर्स? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट वही आंसर जो है आपका सही आंसर आएगा, जरूरी नहीं है। उसमें कुछ हद तक आपकी गलती भी हो सकती है। जैसे आपका मान लीजिए आपके किसी इंस्ट्रूमेंट में गलती है जिससे आप रीडिंग ले रहे हैं, या आपने कुछ गलती कर दी, या आसपास की सराउंडिंग की कंडीशन की चेंज होने की वजह से आपकी रीडिंग में फर्क पड़ जाता है। तो वो जो जितनी भी आपके एरर्स आते हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन है मतलब इसको हम लोग बोल नहीं सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही मेरा आंसर आना चाहिए, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये जो आपका अनसर्टेनिटी, जो एरर आपका आता है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को दो टर्म को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो जो आपकी पहली टर्म होती है वो आपकी होती है प्रिसीजन, और जो आपकी दूसरी टर्म होती है वो आपकी होती है एक्यूरेसी। तो जो आपका प्रिसीजन होता है वो आपका होता है कि जो आपने रीडिंग्स ली हैं, जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन रीडिंग ली है,
4 लिए हैं, 5 लिए हैं, 10 लिए, कितनी बार भी आपने उसको बार बार मेजर करा है, तो वो आपस में जो रीडिंग्स हैं वो आपस में कितनी ज्यादा क्लोज है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। और जो आपकी एक्यूरेसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं जो आपका फाइनल आंसर आया है, जो आपने निकाला है, वो आपका ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब जो उसका आंसर आना चाहिए उससे कितना ज्यादा क्लोज है। मान लीजिए अगर आपको फोकल लेंथ निकाले लेंस की, मान लीजिए फोकल लेंथ, और जो आपका आंसर आना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, मान लीजिए ऐसी रैंडम एग्जांपल कि आपको फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की, तो वो आपकी 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए 5 रीडिंग्स ली, 5 रीडिंग ली आपने, तो एक बार आपकी आंसर आया 9.1, दूसरी बार आपका है 9.2, फिर आपका है 9, फिर आपका है 9.5, फिर आपका 9.6, ऐसे करते करते आपकी जो रीडिंग्स है वो पांचों की पांच रीडिंग काफी क्लोज आई, भले वो 10 से पास नहीं है, वो आपके ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, जो आपका आंसर आना चाहिए उससे तो पास नहीं है, लेकिन आपस में बहुत पास पास है रीडिंग्स वो। तो जो जितनी पास है रीडिंग वो, तो हम बोलेंगे वो आपस में बहुत ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपको जो फाइनल आंसर आया निकलने के बाद, जो आपने सब मीन निकाला, एवरेज निकाला, आपने सबको प्लस करके वो सब करके जो आपका आंसर जो आया वो आपका आया 9.8, तो वो तो 10 के काफी क्लोज है आपका। तो मतलब आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी रीडिंग आई है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये दोनों में फर्क होता है, जो आपने रीडिंग्स निकाली है उनमें कितनी ज्यादा क्लोजनेस है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन, और जो आपको फाइनल आंसर आया है सब आपका एवरेज मीन निकालने के बाद, वो आपका ट्रू वैल्यू से कितना ज्यादा पास है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो इसको एक अच्छी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास अगर 2 स्टूडेंट है, एक आपके पास है स्टूडेंट ए और दूसरा आपके पास है स्टूडेंट बी, तो इन दोनों ने क्या करा, इन्होंने रीडिंग निकालनी शुरू करी। ठीक है, इन्होंने कितनी रीडिंग ली, इन्होंने 3 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स ली। क्या निकाल रहे थे ये लोग, मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे थे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो थी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने निकालनी शुरू करी, तो जो पहले ए की रीडिंग आई वो आपकी आई 9.5। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ ए। बी की कितनी आई, बी की आई 9.8। ठीक है, सेकेंड रीडिंग जो आई वो इसकी आई 9.4। ठीक है, और बी की जो रीडिंग आई वो आई आपकी 9.9। अब जो आपकी लास्ट रीडिंग आई ए की वो थी आपकी 9.3, और जो आपकी बी की रीडिंग आई वो आई आपकी 10.0। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जो आपकी ए की जो तीनों रीडिंग्स हैं ये भले 10 के पास नहीं है, इसको नियरली हम लोग 10 लिख सकते हैं, इसको मतलब नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नियरली ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीडिंग है ए की वो भले ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, लेकिन आपस में देख सकते हैं काफी ज्यादा क्लोज रीडिंग्स है, तो हम बोलेंगे जो आपकी ए की वैल्यू है वो प्रिसाइज रीडिंग्स, जो आपकी ए की रीडिंग्स है वो आपकी प्रिसाइज है, और जो आपकी बी की वैल्यू आप देख सकते हैं वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जो उसका आंसर आएगा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो इसकी जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स है। तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क क्या होता है। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक ठोक देना, और अगर नहीं आया हो तो दीवार में कील ठोक देना। कील मत ठोक देना, दोबारा से सेशन को दोबारा से कंटिन्यू दोबारा से देखना, और अगर अभी उसके बाद भी समझ ना आया तो कमेंट करके बताना, दोबारा से समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।